हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेडिक्स मेंटोर। दिस इज़ मी मोहम्मद साबिर। और आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मुमार से रिलेटिव जितने भी सवाल आते हैं आपके, मैं उनके जवाब दूं। क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मुझे बार बार वही सवाल कर रहे हैं जिनके मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में जवाब दिए हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी वो रिपीटेशंस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके जो सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, उनका मैं एक अकोमोलेटिव वीडियो बना लूँ, ताकि अगर कोई नया आने वाला है उसके साथ वही मसला पेश आ रहा है तो वो वीडियो देखने के बाद अपना मसला हल कर सके। तो चलें हमारी फर्स्ट कमेंट की तरफ। अच्छा, मुमारिस में जो आप डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं उस पर भी वीडियो बनाएं कि कौन से ऐड करते हैं। देखें, इतना बड़ा ये सवाल है नहीं जिसके ऊपर वीडियो बनेगी, ठीक है, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। अगर आप जीएनएम हैं तो आप अपना डिप्लोमा, अगर स्पेशलिटी है तो ऐड कर दें, मगर ना करें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपका डिप्लोमा सफिशेंट है। और इसके साथ ही आपने मैट्रिक या इंटर, इन दोनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। और अगर आप बीएसएन हैं या पोस्ट एंड बीएसएन हैं तो इन दोनों कंडीशंस में आपने बैचलर की डिग्री लिखनी है। और इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके बैचलर की डिग्री और साथ ही आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जो है वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप डॉक्टर्स हैं तो इसमें आपकी जो फेलोशिप होती है और उसके साथ एमबीबीएस वो ऐड करना लाजिम है मुमारिस के लिए। और कोई भी स्पेशलिटी हो, इसमें आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर कम से कम मैंडेटरी है, वो आपने लाजिम अटैच करना होता है। ये भी बताएं कि एसएनएलई देने के बाद रिज़ल्ट कितने डेज़ में मिलता है और कैसे पता चलेगा कि टेस्ट रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। देखें, एग्ज़ाम के 6 वीक के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, मतलब अमूमन आपके एक 1 मंथ इस प्रोसेस में लगता है। और इसके अलावा जो रिज़ल्ट होता है बेसिकली वो दो ज़रिए से आपको मिलता है। एक तो डायरेक्टली प्रोमेट्रिक की तरफ से आपको ईमेल आ जाती है और सेकेंडली आपके जो मुमारिस रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो मुमारिस की आईडी के ऊपर जब आपकी एलिजिबिलिटी कोड बन जाता है तो वहाँ पे आपका स्कोर को या रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी रिज़ल्ट आ चुकी है। Hi sir, is the transcript is mandatory for eligibility process? I don't have the transcript. देखें, एलिजिबिलिटी प्रोसेस के लिए ट्रांसक्रिप्ट तो लाजिम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि जो डिटेल मार्कशीट्स होती हैं आपकी डीएमसीज, वो आप एक फ़ाइल बनाएं। अगर आप डिप्लोमा हैं तो 3 साल की अलग अलग से आती है। तो इसी तरह से अगर आप पोस्ट एंड बीएसएन है तो वो भी आपकी सेमेस्टर वाइज अलग अलग से आती है। तो आप क्या करेंगे, एक अकोमोलेटिव पीडीएफ बनाएंगे, मतलब आप सारे डीएमसीज को या फिर जो आपकी मार्कशीट्स हैं उन सब को एक पीडीएफ में बनाएंगे और वो साथ ही अपलोड कर देंगे अपनी डिग्री के साथ, ठीक है। ये कर सकते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है और ट्रांसक्रिप्ट निकलवाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके लिए सिंपली आपने अपने कॉलेज की तरफ जाना है, वहाँ पे आपने उनको रिक्वेस्ट देनी है और रिक्वेस्ट देने के बाद आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपको ट्रांसक्रिप्ट इशू करते हैं आपके कोर्स या आपके डिग्री के मुताबिक। They asked me to provide accurate picture of experience letter. It was an accurate picture and that letter is verified by the data flow. आजकल ये बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं तो यही क्वेश्चंस हर किसी के पास अमूमन आता है कि आप अपनी जो पिक्चर्स वगैरह हैं अपने डॉक्यूमेंट के वो क्लियर पिक्चर्स बना के भेज दें। तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, जब अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं ना, स्कैन करने के बाद उसके जो एजेस होते हैं ना उनको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद ये लगता है कि जिस तरह से ना एक सॉफ्ट पेपर नहीं, एक सॉफ्ट कॉपी हो आपके डॉक्यूमेंट की। तो कोशिश करें आप वो ना करें। जब भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करें, स्कैन करने के बाद आप कोशिश करें कि जो डॉक्यूमेंट के एजेस होते हैं आपने उनको क्रॉप नहीं करना, आपके जो डॉक्यूमेंट के एजेस हैं वो नज़र आने चाहिए। इस तरह से स्कैन करें, दोबारा से आप अच्छे से एचडी में स्कैन कर लें। अभी तो मोबाइल फ़ोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसके ज़रिए आप स्कैन कर सकते हैं और एचडीआर में स्कैनिंग होती है, ठीक है। तो एडोबी स्कैन द बेस्ट वन स्कैन है, तो आप वो इस्तेमाल करें, उससे स्कैन करें। और उसके बाद आप कोशिश करें कि एजेस ना करने हैं आपने कट। और इसके अलावा जो पिक्चर है उसकी कलर को भी चेंज नहीं करना, आपने रियल कलर को ही मेंटेन रखना है और रियल कलर के साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। उसके बाद वो आपका मसला हल हो जाएगा। और देखें, डेटा फ्लो एक्सपीरियंस लेटर का हो या ना हो फिर भी ये मसला पेश आ सकता है। और एक्सपीरियंस का डेटा फ्लो अभी मैंडेटरी नहीं है, विदाउट डेटा फ्लो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। मगर सम टाइम ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जिनका डेटा फ्लो एक्सपीरियंस का नहीं हुआ था। जब उनके पास ऑब्जेक्शन आई तो उनको कहा कि आप एक्सपीरियंस का भी डेटा फ्लो करवा रहे हैं। जब भी उनको कहीं पे कोई डाउट आता है ना तो फिर वो कहते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना है। हाउ कैन आई कंप्लीट द डेटा फ्लो इफ़ आई एम न्यूली रजिस्टर्ड नर्स? देखें, डेटा फ़्लो के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से अपना डेटा फ़्लो कर सकते हैं।
और वो सारे स्टेप्स मैंने बताए, मगर उसमें मैंने एक्सपीरियंस का भी डेटा फिलो करवाया था, क्योंकि उस टाइम वो एक्सपीरियंस भी वेरीफाइड मांगते थे। अगर अब आप सिर्फ अपनी डिग्री और लाइसेंस का डेटा फ्लो करवाएं तो तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन मुमारिस में हो सकती है। Hi brother, I had applied Mumaris registration, followed your instruction have in the video, but my application has been rejected with a below comment. Classification rejected. We regret to inform you that your application has been rejected due to incorrect choice of service. Please apply for qualification study. I hold post-RN degree, so kindly guide me regarding this issue. Thanks. अच्छा देखें, जो प्रोसेस मैंने बताया है वो सेम प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से मैं भी एप्लीकेशंस प्रोसीड करता हूँ बहुत सारे लोगों की, मगर सम टाइम किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है, और कभी कभार किसी के एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन भी आ जाती है। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, और ऑलमोस्ट जो आपको कमेंट आई है सबको यही कमेंट आती है। जितने भी लोग हैं, अगर आपके साथ यही मसला पेश आया है तो आप ये कमेंट और अपनी कमेंट मैच करके देखें, ऑलमोस्ट सेम कमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि आपके जो पैसे थे वो तो गए, अब आपने दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। और आप कोशिश करें, अगर आप बैचलर इन नर्सिंग हैं, मतलब अगर आप पोस्ट आर डिग्री भी आपने की हुई है ना, तो आपका डिग्री या क्वालिफिकेशन नेम पोस्ट आर नहीं लिखा, वो आपने नहीं लिखना है, आपने लिखना है बैचलर ऑफ नर्सिंग। क्योंकि अगर आप पोस्ट आर BSN है या जेनरिक BSN है, मगर आपकी जो डिग्री है वो कंसिडर होगी आपकी बैचलर ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो वो आपने लिखनी है। उम्मीद है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। When we add the anesthesia technician in profession box, there is no category for the anesthesia. Please guide me. देखें, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या जो भी पैरामेडिकल टेक्नीशियंस हैं, उनको ज़्यादातर मसला पेश आता है मुमारिस के रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि इनकी काउंसिल नहीं है। वो एलाइड हेल्थ साइंस से अपना एक लेटर बनवाते हैं, तो वो भी समटाइम वो आपका चल जाता है। तो अगर आप टेक्नीशियन हैं और आप टेक्निकल कोर्स जो हैं वो आप वेरीफाइड, या अगर आप टेक्नीशियन हैं या टेक्निकल कोर्स आप मुमारिस के ऊपर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, आप एलिजिबिलिटी लेना चाह रहे हैं सऊदीया की, तो इसके लिए आपको जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते हैं या पैरामेडिक शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं उनके ऊपर जाना है, और उनमें जाके अपनी कैटेगरी के मुताबिक आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड करनी है। तो उम्मीद है कि आपकी एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। What if we have more than 2 year experience of gap in the experience? How many years do we have to do a job in our home country? देखें, आपके दो सवाल आते हैं। अब इसमें जो है ना, ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा है कि कितना एक्सपीरियंस होना लाजिम है। तो मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना लाजिम है। ठीक है, वो मैंडेटरी है, इसके बगैर आप मुमारिस से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मगर मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि सर, हम जेनरिक BS के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हम जब हम अपनी MBBS की डिग्री कर रहे थे तो उसके बाद हमने 1 ईयर इंटर्नशिप की है, तो वो हमारा एक्सपीरियंस काउंट होगा? तो देखें, आपकी जो इंटर्नशिप होती है वो आपके डिग्री का पार्ट है, ना कि आपका एक्सपीरियंस है। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है आफ्टर इंटर्नशिप, उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो आपका 1 ईयर होना मैंडेटरी है, और उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है, और जो दूसरा आपका सवाल था कि अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस गैप है तो आप क्या करेंगे? आप जब भी अपने मुल्क से किसी और मुल्क में अपने जॉब के लिए जाते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपकी कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस होना लाजिम है। अगर लेट्स सपोज आपका टोटल एक्सपीरियंस 6 साल का है, अगर आपने 6 साल में बीच में से 2 साल गैप किया था और उसके बाद दोबारा से अपने आपका जो जॉब की कंटिन्यू की, मगर आपके पास 3 साल का कंटिन्यू एक्सपीरियंस है, बीच में 2 साल का गैप है, और इससे पहले भी आपने 3 साल जॉब की है, तो देखिए आप एलिजिबल हैं। मगर अगर आपके पास 8 साल का भी एक्सपीरियंस है और उसके बाद आपने 2 साल कोई सर्विसेज नहीं की, 2 साल आपने जॉब्स वगैरह छोड़ दिए हैं, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यही मसले का हल है कि आप कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस करें, फिर दोबारा से आपने अप्लाई करना है मुमारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, बट आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम in the payment portion as I received the message about the fee reduction, but the request pending doesn't become completed. Kindly guide me in this regard. I shall be very thankful to you. देखें, अगर आप पेमेंट पे करते हैं ना तो सम टाइम तो उसी टाइम स्टेटस अपडेट हो जाता है,
मगर कभी कभार ये मसला पेश आता है, उसके लिए आपने 24 to 48 आवर्स आपने वेट करना होता है। अगर 48 आवर्स के बाद भी नहीं होता तो उसके बाद आपने कंप्लेंट पुट करनी है मुमारिस की हेल्पलाइन के ऊपर या कस्टमर सपोर्ट के ऊपर। सर मैं 3 अटैम्प्ट फेल हो चुका हूँ, मुझे फिर से एलिजिबिलिटी मिल सकती है? देखें, अगर आपने 3 अटैम्प्ट प्रोमेट्रिक के दे दिए हैं और उसके बावजूद भी आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया, तो अब क्या करना है, आपने होम कंट्री जाना है। होम कंट्री जाने के बाद आपने 1 ईयर एक्सपीरियंस गेन करना है। आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपने दोबारा से मुमारिस के ऊपर रिक्वेस्ट पुट करनी है और आपने कोई जो है ना मेन काज दिखाना है, कोई वजह बतानी है कि क्यों आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उसके बाद अमूमन आपको 1 चांस मिल सकता है। तो ये प्रैक्टिस मैंने देखी है और ज़्यादातर लोगों को वो जो है ना एक चांस देते हैं, लास्ट चांस जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो गोल्डन चांस आपको मिल सकता है मगर आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम सर साबिर, जिसने नर्स टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है और एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है, मुमारिस प्लस पर डिप्लोमा के साथ मैट्रिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे एफएससी के, और नर्स टेक्नीशियन का डिप्लोमा तो मैट्रिक बेस पे होता है या एफएससी किसी की ना हो फिर एफए के अपलोड कर सकते हैं, बीए भी हो मास्टर्स भी हो, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स बेस्ड हैं कि रिजेक्शन ना हो? प्लीज़ गाइड अस, जज़ाकल्लाह। देखें, इसमें यह है कि अगर आप नर्स टेक्नीशियन हैं तो इसके लिए तो बिल्कुल आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है दैट सफिशेंट, वो आपने देना है और साथ ही अपना नर्स टेक्नीशियन का देना है। इसके अलावा अगर आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी लाजिम नहीं है, और अगर आपने मास्टर्स और साथ ही आपने बीए वगैरह किया हुआ है तो वो भी देना लाजिम नहीं है। आप हमेशा कोशिश करें जितनी चीज़ें रिक्वायर होती हैं आप उससे ज़्यादा ना जाएं। अगर आप बीए और बाकी चीज़ें देंगे, हो सकता है इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, हो सकता है कहें कि आप ये अपना डॉक्यूमेंट जो है वो डेटा फ्लो से वेरीफाई करवा लें, उसके बाद दोबारा से अपलोड कर दें। तो इसीलिए आपने वो चीज़ नहीं करनी जो ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ हो। तो हमेशा कोशिश करते हैं जहाँ तक जो चीज़ पूछी जाती है या तो आप उतना ही जवाब दें या आप कोशिश करें कि उससे ज़्यादा ना बढ़ें, ठीक है। तो आप सिर्फ अपना डिप्लोमा और साथ ही मैट्रिक की सनद वो अपलोड कर दें, ये सफिशेंट है मुमारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, सम टाइम आपकी रिजेक्शन भी आ जाती है तो उसके बाद दोबारा से आपके पास अप्लाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू टेक पेमेंट इन मुमारिस प्लस? For the first time, I have paid for 200. First time I have paid 200 SAR for the registration. After that, I had to pay for the exam fee. Then, what other payments is pending? Please reply. Thank you in advance. You're welcome, brother. देखें, पहले जो होता था ना मुमारिस में, ये होता था कि आप जब एलिजिबिलिटी नंबर आपको मिल जाता था 200 सऊदी अरब रियाल के बाद, तब आपको कहते थे आप अब विदिन 30 डेज़ आप दोबारा दूसरी 900 सऊदी अरब रियाल पेमेंट पे कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद क्या होता था कि आपने मुमारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए $289 वो भी पे करने होते थे। उसके बाद अगर आप फेल भी हो जाएं तो फिर क्या होता था कि दूसरी जो पहले वाली आपकी फ़ी होती थी ना, वो आपकी हो जाती ज़ाया। तो अभी इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। अब क्या होता है कि आपने 200 सऊदी अरब रियाल एडवांस में जो एलिजिबिलिटी लेने के लिए देने होते हैं वो आपने दिए होते हैं। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी नंबर मिल जाता है। आपने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुक किया, $289 आपने पे किए, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दोबारा से आपको 3 जो है वो फ़ी पे करनी होती है, वो और आपने एट अ टाइम करनी होती है और विदिन 30 डेज़। तो ये आप अपने माइंड में रख के एग्ज़ाम बुक करें कि आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद विदिन मंथ आपको सारी पेमेंट पे करनी है, वो आफ्टर एग्ज़ाम बनती है जो आपको पे करनी पड़ती है, लास्ट फ़ी जो होती है एलिजिबिलिटी या लाइसेंस लेने के लिए मुमारिस का। डू वी नीड टू गेट अ प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन डन एज मेंशन्ड ऑन द मुमारिस वेबसाइट? इफ येस, देन हाउ आर वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट द प्रोसेस मेंशन्ड इन अबव वीडियो आफ्टर गेटिंग द डेटा फ्लो डन आस्किंग फॉर द फार्मासिस्ट? देखें, प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो। सबसे पहले आपने डेटा फ़्लो करना है। डेटा फ़्लो के बाद आपने मुमारिस से एलिजिबिलिटी नंबर लेना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुक करना है और वो पास करने के बाद आपको फ़ी पे करनी होती है और देन आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। फिर आप सऊदीया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं और ये हर जो है ना स्पेशलिटी के लिए सेम ही है, किसी का भी कोई चेंज नहीं है। चेंज होता है सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है।
if we get any objection after submitting the registration request, do we have to pay 200 SAR again for the correction? देखें, डॉक्यूमेंट डेफिसिट का जब आपको मैसेज आता है ना, तो उसके बाद आपको उसके साथ ही आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। फिर दोबारा से डेफिसिट आएगा, फिर तीसरी मरतबा डेफिसिट भी आ सकता है, चौथी बार भी वो आपसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते ना क्यूरीज, तो तब तक तो आपको कोई डिडक्शन नहीं होगी, ना ही आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे पे करने। मगर अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, तो अब आपको दोबारा से फ़ी पे करनी पड़ेगी और साथ ही आपने प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करने का मुमारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से। बाकी जो बीच में डॉक्यूमेंट डेफिसिट के लिए आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होती, वो आपके उसी 200 सऊदी अरब रियाल में इंक्लूडेड होती हैं, जब तक आपकी रिक्वेस्ट या तो एक्सेप्ट हो जाती है या तो फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो रिजेक्ट होने की सूरत में आपको दोबारा से न्यू फ़ी पे करनी होती है दोबारा रिक्वेस्ट पुट करने के लिए। व्हाट इज़ टोटल फ़ी ऑफ मुमारिस इंक्लूड द प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम फॉर डॉक्टर्स? देखें, डॉक्टर्स के लिए जो फ़ी है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 3 स्टेप्स होते हैं, तो इनके दरमियान ही आपकी फ़ी जो होती है वो आपको पे करनी होती है। और इसके अलावा नर्सेस की मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हाउ टू चेक क्लासिफिकेशन रैंक ऑन मुमारिस प्लस? आई वांट क्लासिफिकेशन रैंक फॉर द फार्मासिस्ट, प्लीज़ आंसर मी। देखें, इसके लिए जब आप जाएंगे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की एक मिनिमल क्लासिफिकेशन लिस्ट वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पुट कर देता हूँ, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो उस लिस्ट की बनाई है, उसको आप ज़रा एक दफ़ा देख लें। तो उसमें जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपकी मेंशन्ड है, और उसके मुताबिक आपकी रैंक क्या बन सकती है वो भी वहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके ऊपर जाकर सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की मिनिमल क्लासिफिकेशन लिस्ट के नाम से भी आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सर 10 जून से अप्लाई किया हुआ है, स्टिल अंडर रिव्यू आ रहा है, आप बता सकते हैं क्यों इतना टाइम लग रहा है? देखें, आजकल जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा दिन लेते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है मुमारिस रजिस्ट्रेशन से रिलेटिव कि किस तरह से आप प्रोसीड करते हैं, तो उसमें मैंने जो एप्लीकेशन कंप्लीट की थी वो विदिन 7 डेज़ की थी। और इसके बाद जितने भी मैंने प्रोसेस किए हुए हैं, ऑलमोस्ट किसके 2 हफ़्ते लगते हैं, किसी के 3 हफ़्ते लगते हैं, और किसी के अगर डॉक्यूमेंट डेफिसिट आ जाए तो 3-3 माह तक भी प्रोसेस चलता है। अमूमन का जो नॉर्मल जो होता है ड्यूरेशन वो होता है 7 to 15 डेज़। मगर आपके प्रोसेस में जब भी कोई डॉक्यूमेंट डेफिसिट आता है या कोई मसला पेश आता है, तो वो 3-3 माह तक भी प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने इंतज़ार करना है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए अगर आप फिर भी कहते हैं कि अपना टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना केस नंबर और साथ ही डेटा वगैरह लिखकर आप सपोर्ट पे जो ईमेल या उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उनको मेल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से भी आप अपनी एप्लीकेशन थोड़ी जल्दी से कंप्लीट करवा सकते हैं। माई एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड एंड दे स्टार्टेड अप्लाई for new qualification study. I did post RN BSN from the Ziauddin University. I had applied for the classification registration as per your video. Please tell sir what should I do? देखें, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप दोबारा से एप्लीकेशन पुट करें या आप न्यू क्वालिफ़िकेशन करें। दोबारा से एप्लीकेशन पुट करने से आपके 200 सऊदी अरब रियाल लगते हैं, और अगर आप न्यू क्वालिफ़िकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें 300 सऊदी अरब रियाल लगते हैं। मगर रिजेक्शन के चांसेस दोनों में होते हैं, ये नहीं कि आप न्यू क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे तो आपकी रिजेक्शन नहीं होती, उसमें भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसमें आप ये करें कि अगर आप एप्लीकेशन पुट करना चाह रहे हैं तो दोबारा से आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, और जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं तो उनके ऊपर आपने ध्यान रखना है। और साथ ही जब आप अपनी डिग्री का नाम मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपने पोस्ट नहीं लिखना, आपने लिखना है बैचलर ऑफ नर्सिंग। ठीक है, वो आप ज़रा कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। वेरी वेरी नाइस विथ वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वेरी वेरी मच ब्रो, यू वेलकम अगेन अगेन। बहुत से लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत से लोगों ने जो हैं मेरे काम को सराहा भी है। देखें, आपकी ये जो प्रेयर्स हैं, जो आपकी रिगार्ड्स हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएं। इसके हवाले से मैं अमूमन कोशिश करता हूँ मैं सबके कमेंट के जवाब दूँ, मगर फिर भी अगर किसी का कमेंट रह गया है तो वो दोबारा से कमेंट करके
सवाल है तो पूछ सकता है। और बाकी आपकी सबका शुक्रिया, थैंक यू कि आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे वर्क को। ये थे आज के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुमारिस की रजिस्ट्रेशन या मुमारिस के हवाले से लोगों ने मुझसे पूछे थे। और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो रह गया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप अपनी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि जो भी देखने वाले हैं उनका फ़ायदा हो और हमारी भी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।